नमस्कार। जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा की जैन। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे आरजेडी में विभीषण की। जी हां, बिहार में चुनाव है और बिहार चुनाव से पहले आरजेडी पूरी तरह चक्रव्यूह में फंसी हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच लालू परिवार में भीतरघात और अंदरूनी कलह के संकेत अब और तेज हो गए हैं। तेजस्वी यादव के खास और राज्यसभा सांसद संजय यादव अब लालू परिवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनते दिख रही हैं। जिन पर पहले केवल तेज प्रताप यादव का पारा हाई रहता था, उन्होंने तो कई बार संजय यादव को जयचंद तक कहा, जिन पर मीसा भारती भी बार बार अपनी नाराजगी जता चुकी हैं। और अब तीसरी आवाज उठी है लालू की बेटी रोहिणी आचार्य की। दरअसल सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा की बस की तस्वीर वायरल होती है। इस तस्वीर में संजय यादव आगे की सीट पर बैठे दिखे, जबकि परंपरा के अनुसार ये जगह शीर्ष नेतृत्व के लिए मानी जाती है। इसी पर एक फेसबुक यूजर ने लिखा कि आगे की सीट सदैव शीर्ष नेतृत्व के लिए होती है। यदि कोई स्वयं को उससे बड़ा मानने लगे तो यह गंभीर संकेत है। रोहिणी आचार्य ने इस पोस्ट को बिना किसी टिप्पणी के शेयर कर दिया और फिर बिहार की राजनीति में हलचल मच गई। क्या अब लालू परिवार की तीसरी बेटी भी खुलकर संजय यादव के खिलाफ आ गई हैं? शाम तक रोहिणी सफाई देने को मजबूर हुई। उन्होंने लिखा कि समाज के वंचित तबके को आगे लाना ही लालू यादव की विचारधारा रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये सफाई भी सवालों से बच नहीं पाए। गौरतलब है कि तेज प्रताप यादव पहले ही मोर्चा खोल चुके हैं। कई मौकों पर पार्टी में जयचंद होने का आरोप लगा चुके हैं, जिसे अक्सर संजय यादव की ओर इशारा माना गया। अब बहना मीसा भारती और रोहिणी आचार्य की नाराजगी भी साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में ये संजय यादव आखिर कौन है जो आज आरजेडी की कलह का केंद्र बन गए हैं? कहानी 2013 से शुरू होती है, जब लालू यादव चारा घोटाले में दोषी करार दिए गए और जेल चले गए। उस समय तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौटे। उनके साथ आए थे उनके दोस्त संजय यादव, वही संजय यादव जो आगे चलकर तेजस्वी की आंख, कान और नाक बने और अब राज्यसभा सांसद भी हैं संजय यादव। लेकिन अब वही संजय यादव लालू परिवार में विभाजन की वजह बनते जा रही हैं। तेजस्वी को उन पर पूरा भरोसा है, लेकिन परिवार के बाकी सदस्य उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में जवाब तो चाहिए कि आज के हम प्रमुख सवाल है कि क्या आरजेडी चुनाव से पहले ही टूट की कगार पर खड़ी है? क्या लालू परिवार का यह घमासान पार्टी की जड़ों को हिला देगा? क्या संजय यादव ही आरजेडी के विभीषण साबित होंगे या कोई और है असली विभीषण? और आखिर क्यों तेजस्वी को अपने ही परिवार से ज्यादा भरोसा है संजय यादव पर? यही है बड़ा सवाल। करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे आरजेडी का अंदरूनी घमासान। राज्यसभा सांसद संजय यादव पर खींचतान लगातार जारी है। ग्राफिक्स के जरिए ये तमाम जानकारी। तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं संजय यादव और लालू परिवार में संजय यादव का विरोध भी हालांकि लगातार बढ़ रहा है। तेज प्रताप ने संजय को जयचंद भी बताया था। तेज प्रताप ने बेघर करने समेत ढेरों आरोप लगाए थे। मीसा भारती ने भी बार बार संजय का विरोध किया और रोहिणी आचार्य ने प्रत्यक्ष रूप से संजय का विरोध किया। राज्यसभा सांसद संजय यादव तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं। लालू परिवार में संजय यादव का लगातार विरोध हो रहा है। तेज प्रताप ने बेघर करने समेत ढेरों आरोप लगाए हैं। मीसा भारती ने भी बार बार संजय का विरोध किया है। तो इसी विषय पर करेंगे चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे करा देती हूं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अरविंद कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए संतोष त्यागी जी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ आरजेडी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता शाहन परवेज जी जुड़ चुके हैं। शाहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और कुछ ही समय के बाद हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ेंगे, तमाम जानकारी उनसे की जाएगी। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत शाहन परवेज
परवेज जी आपके साथ ही करना चाहूंगी। शाहान परवेज जी, लगातार जो बातें सामने आ रही हैं संजय यादव को लेकर, और देखिए लालू यादव की तीनों संतान जो है वो संजय यादव को पसंद नहीं करती है, उनसे नाखुश नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर गलती किसकी मानी जाए? क्या परिवार की गलती मानी जाए या फिर संजय यादव की गलती? शाहान परवेज जी। शाहान परवेज जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी जी। आपको आज किसने बोला कि किसने किसको नहीं माना? किसी ने निजी तौर पे आपको व्यक्तिगत तौर पे फोन करके इस बात की जानकारी दी? आज समझ में नहीं आ रहा है कि शुरू कहां से करें और किस स्तर तक चले गए हम लोग, कि आज देश का ज्वलंत मुद्दा ये है कि कोई आगे की सीट पर बैठ गया। आज डिबेट का मुद्दा ये बन गया। डिबेट का मुद्दा आज ये नहीं है कि बिहार में बेरोजगारी चरम पर है, छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही है, नौकरी के नाम पर बेरोजगारी भत्ता देने पे मजबूर है सरकार, और सरकार बेरोजगारी भत्ता के नाम पे 1300 रुपया देकर नौजवानों को समझ रही है, ठगने की कोशिश कर रही है और नौजवानों को बहलाने की कोशिश कर रही है। और आज मीडिया जगत पर आश्चर्य इस बात का है कि चर्चा इन सारे ज्वलंत मुद्दों को छोड़कर आज चर्चा इस मुद्दे पर हो रही है कि आगे की सीट पर कौन बैठ गया, पीछे की सीट पर कौन बैठ गया। और अगर मुद्दा आगे की सीट पर बैठना, पीछे की सीट पर बैठना है, और आपने कहा पारिवारिक कलेश की बात कह दी, ये कह दी, वो कह दी, आपके टीवी स्क्रीन पर अगर आपके पास फुटेज नहीं तो मैं बोलिए, मैं भेज देता हूं। वहां पे पिछड़े समाज के महिला, पिछड़े समाज के एमएलए, आज आलिया अशरफ फातिमी साहब, कई दिग्गज लोग उस सीट पर बैठे, तो वो आप लोगों को नहीं दिखाई दिया होगा। दूसरी बात कि ये स्पष्ट है कि अब जो है वो तेजस्वी यादव जिससे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए नहीं लड़ सकती है, तो जिस प्रकार से इनका एक लंबा इतिहास रहा है आजादी के पहले से कि डिवाइड एंड रूल में सहयोग करना है, और जो डिवाइड एंड रूल करके किसी के घर को फोड़ के, किसी के घर की कलेश पैदा करके और अपने शासन करना है, राज करना है, सत्ता चलाना है, वो पुरानी परंपरा आज फिर दोहराई जा रही है। तो बिहार की जनता इस बात से और बिहार का नौजवान इस बात से बहुत सजग है और सचेत है कि इस प्रकार की घटना का बिहार में और इस प्रकार की चीजों की बिहार में कोई जगह नहीं है। आज बिहार की जनता पूछ रही है कि बेरोजगारी क्यों है, बिहार की जनता पूछ रही है कि अपराध क्यों अनियंत्रित हो रहा है, बिहार की जनता ये पूछ रही है कि सड़क पर 10 मिनट की बारिश में पटना जैसा स्मार्ट सिटी डूब। प्रधानमंत्री के सारे स्मार्ट सिटी का पोल अगर आज चैनल दिखा दिया होता कि स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत करोड़ों अरबों रुपए की जो खूब घपलेबाजी हुई, और उसके बाद आज 11 साल के बाद भी 11 मिनट की बारिश कोई भी शहर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और मुख्यमंत्री आवास और डिप्टी सीएम के घर तक डूब जा रहा है, विधानसभा डूब जा रहा है। तो उस मुद्दे पर आज कोई चर्चा नहीं है। चर्चा आप शाहान जी आज का मुद्दा ये नहीं है, हालांकि आप जो बातें कर रहे हैं उस पर भी हम एक अलग से डिबेट करेंगे और उस पर भी हम सवाल पूछेंगे, लेकिन हमारी डिबेट का मुद्दा फिलहाल ये नहीं है। जो सवाल मैंने आपसे किया उसका जवाब फिलहाल दे दीजिए तो अच्छा होगा। शाहान परवेज जी, हमारा मुद्दा कुछ और है, उसका जवाब दीजिए आप। अब मैं आपके साथ बैठा हूँ डिबेट पे, अब डिबेट का मैं मुद्दा ये बना दूं कि कल की एंकर कोई और थी, आज की एंकर आप हैं, तो उनको तरजीह क्यों नहीं दिया गया? उनके जगह पे आपको तरजीह क्यों दे दिया गया? या आप जब नहीं रहेंगे तो किसी और को तरजीह क्यों दे दिया जाएगा? ये कोई बहस का मुद्दा है क्या? इस मुद्दे पे हम लोग बहस करेंगे। और क्या ये देश के लिए ये हम लोग क्यों बैठे? हम प्रवक्ताओं का, हम पैनलिस्टों का काम क्या है? हम पैनलिस्टों का काम यह है कि हम आप चर्चा करें, भारत की भविष्य पर चर्चा करें, हम चर्चा करें, नीतियों पर चर्चा करें। हम तो बिहार में चुनाव है, आरजेडी पर कुछ असर पड़ेगा? ये जो तस्वीर सामने आई है, आरजेडी पर क्या असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? नहीं, मैंने बोला कि अब ये असर दिख गया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में इलेक्शन कमीशन के अपने गठबंधन के बाद भी चुनाव नहीं जीतने जा रही है, उससे ये हताश हो गई है। और मैं शायद मजबूरी चैनल की भी समझता हूँ कि इस प्रकार के मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है। चैनल की कोई मजबूरी नहीं है यार, और जो शाहान परवेज जी, चैनल की मजबूरी नहीं है। ये बेतुकी बातें आप यहाँ बैठकर मत करिए, बेतुकी बातें मत करिए, चैनल की कोई मजबूरी नहीं है। और ये आप इस तरीके की बात नहीं कह सकते कि चैनल की मजबूरी है। और ये प्रवक्ता लोग डिसाइड नहीं करेंगे ना कि किस मुद्दे पर हमें डिबेट करनी है। ठीक है, आपकी बात को
आपकी बात को ठीक है, हमने सुन लिया है, आपकी बात हमने सुन ली है। अरविंद जी ठीक है, शाहन जी आपको पूरा समय दिया गया है, डिबेट का एक समय सुनिश्चित होता है। अरविंद जी हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी, जिस तरीके से शाहन जी की बात को आपने सुना और ये कहा जा रहा है कि विधानसभा का चुनाव है बिहार में और बीजेपी की हार यहाँ पर कही जा रही है शाहन जी की तरफ से, और कई ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि चुनाव है लेकिन बिहार में कुछ काम नजर नहीं आ रहा है। और एक और सवाल यहाँ पर मैं जोड़ूंगी, जिस तरीके से आरजेडी में पारिवारिक कलह देखने को मिल रही है, क्या इसका फायदा आप देख रहे हैं क्या चुनाव में? दो सवाल, दोनों का जवाब। अरविंद जी। अरविंद जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि किसी की पारिवारिक झंझट में हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज जी अपनी बात पूरी करिए। जी अरविंद जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए हाँ जी, अभी भाई साहब को मैं सुन रहा था शिवांगी जी। देखिए किसी के घर के अंदरूनी कलह से न भारतीय जनता पार्टी कोई लेना देना है, न उसे चुनावी मुद्दा बनाती है। लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट कर दूंगा कि जिस घर की दीवारें अरविंद जी आपके नेटवर्क में शायद कुछ समस्या आ रही है, आपकी बात हम तक कलेश सब कुछ जानकर मैं या मुद्दों पर जाना भी अच्छा नहीं लगता है। नेटवर्क अब आ रही है? जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी मैं कह रहा हूं कि ये जिसकी दीवारें ही भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी है, उस घर से निकलने वाला आवाज क्या होगा, कैसा होगा, क्या सोचेंगे? बचपन में घर में संस्कार दी जाती है, पढ़ाई देते हैं, शिक्षा इसलिए दी जाती है कि उनके अंदर एक सोच बने, एक इंटेलेक्चुअल लुक हो और वो आगे उनकी भविष्य हो। लेकिन राजनीति की विरासत करने वाले, जिनकी जातिगत राजनीति करने वाले, जातिगत मुद्दों पर राजनीति करने वाले अगर विकास की बात करते हैं तो मुझे बड़ा असहज मैं महसूस करता हूं अपने आप को। देखिए निश्चित तौर से उन्होंने कहा कि भाई विकास की बात होनी चाहिए तो वही होनी चाहिए। लेकिन जिस रूप से आरजेडी और अलायंस लोग राज्य में जो एक परसेप्शन बना दिया है, उसमें कौन बात करेगा? सब समझ रहा है इनकी बातों को, जनाधार इसीलिए खिसक रही है। तो इनके अंदर एक बेचैनी है। बेचैनी सिर्फ इसलिए है कि जनता अब नहीं चाहती है कि जो इनके पुराने मुद्दे थे, जो पुराने जिस ढर्रे पर चले और आज जिस ढर्रे पे चल रहे हैं, पुनः वो दिन नहीं देखना पड़े जो भयावह जो बिहार की स्थिति थी। और बिहार के बच्चे 5 बजे, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो, 5 बजे घरों में बंद हो जाते थे। वो भयावह की स्थिति नहीं देखे। हालांकि ये तो समय बताएगा कि जनता किसे चुन रही है। चर्चा कीजिएगा आज उस पे। नहीं, आज का चर्चा शायद उसी पे होता तो ज्यादा अच्छा होता है कि क्या स्थिति थी। मैं आपका भ्रम दूर कर देता आज। अगर आप बबूल अरे आप तो कभी तो डाइजेस्ट होगा भारतीय जनता पार्टी को। मैं ये हाथों में है पूरी जी सी बात बता रहा हूँ। जगदेव बाबू की बात कर रहा हूँ। जगदेव बाबू जब बने मुख्यमंत्री तो किसके पेट में दर्द हुआ? कर्पूरी जी बने मुख्यमंत्री तो किसके पेट में दर्द हुआ? बता दीजिए ना। लालू जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप लोगों को डाइजेस्ट हो जाएगा। कर्पूरी की बात, लालू जी, कर्पूरी जी बताओ जब मुख्यमंत्री बन रहे, जब मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी को बतौर मुख्यमंत्री उनके पिताजी को सामंतवादियों ने मारा, उनके मुद्दों पे चलती है। और वैसे जितने भी कौन सा मुख्यमंत्री बिहार का था, किसी प्रदेश का था जिसकी बात को बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए उसके पिताजी उच्च कोटि के राजनीतिक हुए हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी उनकी आदर्शों पर चलने का काम करते हैं। अगर उनके आदर्श पर आप चले रहते, किसने बोला तो आज लाठी आप पिलावन, तेल पिलावन, सम्मानित कर दीजिएगा जैसा क्रिमिनल उसके गद्दी पर नहीं पूरा, तो आप लोगों को डाइजेस्ट होगा क्या? चलिए ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संतोष जी भी बने हुए। ठीक है, आप लोगों की बातों को सुन लिया गया है। हमारे साथ संतोष जी भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बने हुए। संतोष जी, देखिए तेजस्वी यादव आपके गठबंधन के नेता माने जाते हैं, लेकिन ये भी बात सामने आती है कि उनका ही परिवार उन पर भरोसा नहीं जताता है, तो फिर जनता क्यों उन पर भरोसा करे? संतोष जी क्या कहेंगे? जी मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो प्रवक्ता आरजेडी के थे उनकी भी मैं बातें सुन रहा था। अरविंद कुमार जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, उनकी भी बातें सुन रहा था। आरजेडी के प्रवक्ता जो आज बोले
कि आज किसी के घर में या किसी पार्टी में क्या चल रहा है, कौन सीट पे बैठ रहा है, कौन हट रहा है वहां, कि ये कोई मुद्दा थोड़ी है। आज देश के अंदर या बिहार के अंदर चुनाव है, तो बिहार के अंदर जिस तरीके से 10-15 साल में 20 साल में जो बेरोजगारी आई है, ठीक है ना, और वहां जो आदमी अगर कोई अपना प्रोटेक्शन मतलब किसी भी प्रकार का वहां पे कोई भी धरना प्रदर्शन या किसी भी प्रकार का कोई आवाज उठाता है तो उन पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, छात्रों पे, शिक्षकों पे और कर्मचारियों पे। वो अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए वो मुद्दे तो आपने उठाए नहीं शिवानी जी। आप भी अपने आप को बिहार की शायद आप भी बिहार की रहने वाली हैं। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ जी। हाँ, तो बिहार और उत्तर प्रदेश का लगभग सेम सा ही वो है, कल्चर है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, आज उनकी यात्रा निकल रही है तो उनकी पार्टी में कौन कहाँ बैठा है ये कोई मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा सिर्फ वहां की बेरोजगारी क्या है। वहां पूरे देश के अंदर बिहार के लोग, बिहार की एक अपना इतिहास रहा है, वहां से कितने लोग IPS देखो, किसी भी बड़े पद पे देखो, IAS देखो, जिन्होंने पूरे देश में बहुत अपना नाम कमाया, कीर्तिमान कमाया है, क्योंकि वहां के लोग बहुत अच्छे बुद्धिमान हैं, अच्छे से ढंग से काम करते हैं। आज देश के अंदर मैं या जयपुर हूँ, राजस्थान में हूँ, कहीं भी हूँ, तो बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं। वो लोग दर्द महसूस उनका मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी बात करता हूँ। जो छोटे तबके के लोग हैं, वहाँ आदिवासी हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, OBC हैं, SC हैं, उन लोगों को वहां से हटाया जा रहा है, क्योंकि वहां वो खुद हट रहे हैं, क्योंकि वहां रोजगार के साधन ही पैदा नहीं कर पाए। वहां के मुख्यमंत्री वो बातें बड़ी करते हैं, वो सरकार बदलने में रह गई, कभी 6 महीने इसके साथ, कभी 6 महीने उसके साथ में। देखिए, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी कुर्सी पे कौन बैठ रहा है। आज वहां मुद्दा है ना, बेरोजगारी का है, रोजगार का है। तो अगर इस विषय पर आप डिबेट करते तो मैं आपको बड़ा मुझे अच्छा लगता। संतोष जी, इस विषय पर भी डिबेट होगी और इस विषय पर भी सवाल पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सुदर्शन न्यूज इस मुद्दे को नहीं उठाएगा, और लगातार इस मुद्दे को लेकर भी हमने डिबेट की है। हालांकि जो बात आपने उठाई उसका सवाल अरविंद जी देंगे। अरविंद जी देखिए, हमारे ठीक है संतोष जी धैर्य रखिए आप। संतोष जी, आप सुदर्शन न्यूज पर बैठे हैं, आपकी बात को सुना गया, इसका जवाब अरविंद जी देंगे। अरविंद जी, लगातार ये बातें कही जाती है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और अगर छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, बिहार में बेरोजगारी है। क्या जवाब है अरविंद जी इस बात का आपके पास? तमाम आरोप आपकी पार्टी पर लग रहे हैं। देखिए, अभी एक चीज इनका जवाब मैं दे दूं। इन्होंने ये कहा था कि मुद्दे उठा रहे हैं, कौन कहां बैठेगा। ये कौन मुद्दा उठा रहा है? ये तो आपके पार्टी के आंतरिक लोग उठा रहे हैं। चाहे रोहिणी आचार्य ने उठाई, तेज प्रताप उठा रहे हैं, और पार्टी के लोग उठा रहे हैं। कौन उठा रहा है? आप उनसे निपटिए ना, घर की आंतरिक स्थिति से निपटिए। क्यों दूसरों को दोष नहीं है? कौन प्रवक्ता रही बिहार की बात दिया है, इनको जानकारी नहीं है। अरे तेज प्रताप जी बेचारे को तो घर से निकाल दिए, जो पैनल पे बैठ जा रहे हैं। भाई तेज बात को सुन लीजिए, पूरी बात को सुन लीजिए जी। नहीं, पहले करवा दीजिए ना इनको। तेज प्रताप जी की अपनी पार्टी है। अरे कोई दूसरी की पार्टी पे क्या कटाक्ष कर रहा है, उसका क्या वैल्यू है, क्या मान्य है इस बात का? आप बीच में बोलिएगा तो फिर कुछ बातें नहीं हो पाएगी। फिर आप बोलिए, आपके जवाब देना संभव नहीं है। कल्चर है आपकी बातों को कल हमारे रेखा नहीं, कल्चर आप समझिएगा। वंदे मातरम हमारा कल्चर है, अंत्योदय हमारा कल्चर है, भारत माँ की जय हमारा कल्चर है। आपके जैसा तेल पिलावन और भैंस पर बैठने वाला कल्चर नहीं है अपने आप को कि हमारे यहाँ सारे लोग बराबर है। और सुनने की आदत डालिए कि आपका कल्चर तो दिख रहा है कि आपका क्या कल्चर है। वो यही कल्चर है आपका। मुस्लिम भी आप जी, आप बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ सब एक है, लेकिन एकता की तस्वीर तो सामने आती नहीं है। तेजस्वी यादव तो परिवार से ज्यादा बाहरी लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, आप एकता की बात कर रहे हैं। और उदय हो, ये हमारा कल्चर है। मैडम, आपकी प्रॉब्लम हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। में जाइएगा ना तो तेल शिवांगी जी किएगा और चरवाहा विद्यालय तक लिमिट रहिएगा। देखिए आज बिहार में ये अभी संतोष भाई ने कहा कि बात मुद्दों की करें। NIT खुल गई है, सवाल पूछा मुद्दों के, ये फिर घूम के वही आ गए। अब मैं बता सकता हूँ कि इस प्रकार के मुद्दे को उठवाने में किन लोगों का हाथ है। तो आपके पास मेरे सवालों का जवाब भी तो नहीं है शान परवेज जी।
आपने जो नहीं, बात आपने कही सवाल पूछ लीजिए, अगर मैं उनका honestly जवाब मैंने आपका जवाब अरविंद दे जी से दूंगा। लिया है, लेकिन ये बात भी तो है कि चलिए, आप तेजस्वी सवाल- यादव अपने लालू परिवार पर भरोसा न करके बाहरी सलाहकारों पर भरोसा कर रहे हैं। इस बात का जवाब है कि संजय यादव कौन है, इस बात का जवाब है आपके पास शाहन जी, संजय यादव मैडम, कौन है? अब एक बात बताइए हम्म कि आपने ये सवाल कभी पूछा कि मोदी जी अपने भाई को छोड़कर अमित शाह को क्यों लेकर घूम रहे हैं? अब मोदी जी अपनी पार्टी से ज्यादा अडानी जी पर भरोसा कर रहे हैं। मोदी जी तो के आपने भाई कभी राजनीति में ताकत है ही क्या? नहीं कि ये सवाल आप पूछ मोदी जी के पाएंगे? भाई राजनीति में नहीं है। अरे आप सारा बताइए, परिवार यही राजनीति बात में है। होती है विपक्ष की, मुद्दा कुछ और होता है, आप लोग बस मुद्दा भटकाने आते हैं, मुद्दा को भटका दिया। जो सवाल पूछा जा रहा है उन सवालों का जवाब तो दीजिए आप। शाहन जी, आपके पास मेरे सवालों का जवाब ही नहीं होता है, आपसे मैं सवाल कर रही हूँ, आप दूसरा सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैंने ये तो संतोष भाई, चलिए ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी भी जुड़ चुके हैं। मंसूरी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सुदर्शन न्यूज में करती हूँ। देखिए, आप पूरी बिहार की राजनीति को समझ रहे हैं क्योंकि आप बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं। बिहार की राजनीति चुनाव से पहले किस ओर जा रही है? जिस तरीके से आरजेडी में फूट की तस्वीरें सामने आ रही है, आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, अभी तो जो यात्राएं हैं तेजस्वी यादव जी की, वो राजनीतिक अधिकार यात्रा वो निकले हुए, अधिकार की यात्रा को लेके वो निकले हुए हैं। तो ऐसे समय में मान के चलिए, जिस विषय को लेके आज मुद्दा बनाया गया कि संजय यादव जी वहां जाके उसके स्थान पर जाके बैठ गए, तो ये तो देखना होगा ना कि भाई उनके पार्टी का ये उनका अपना, और दूसरी बात कि उनके वो राज्यसभा सदस्य हैं, उनके मेंबर हैं, और किस परिस्थिति में कैसे बैठे नहीं बैठे ये भी देखना होगा। रोनी आचार्य जी जिस तरह से ट्वीट की हैं, उसके मतलब को भी देखना चाहिए। आरजेडी की तरफ से कई ट्वीट लगातार आते हैं, और जो लगभग चौंकाने वाले ट्वीट आते हैं वो रोहिणी आचार्य की तरफ से ही आते हैं। तो ये तो है, विश्लेषण का विषय है, लेकिन देखना ये होगा कि भाई उनके वो राज्यसभा सदस्य हैं, संजय यादव जो हैं वो उनकी पार्टी के राज्यसभा मेंबर हैं। तो अगर वो किस परिस्थिति में बैठे, वो थे वहां तब बैठे कि नहीं बैठे, उसको देखना होगा। और ये भी देखना होगा, उसके मतलब को तलाशना होगा कि किस परिस्थिति में रोहिणी आचार्य जी को वो ट्वीट करना पड़ा। ये तो है, लेकिन बिहार में अधिकार यात्रा चल रहा है, और जो अधिकार यात्रा तेजस्वी जी निकाल रहे हैं, उसी तरह से एनडीए की तरफ से भी कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है पूरे बिहार में। तो राजनीति का अभी चुनाव का समय है, दोनों पार्टी एनडीए के या इंडिया गठबंधन के दोनों जनता के नब्ज को टटोलने के लिए निकले हुए हैं। और साथ साथ मैं तो ये जोड़ दूं आपको कि सच्चाई ये है कि हर विधानसभा में किनको टिकट दिया जाए, उनकी तरफ उनकी जांच भी हो रही है, इंडिया गठबंधन तरफ से भी और एनडीए गठबंधन की तरफ से, क्योंकि एक विधानसभा में 10 उम्मीदवार खड़े हैं, किनको टिकट दिया जाए। तो नेतृत्व जो है वो अब इस यात्रा को लेके निकले हुए। और जब जान रहे हैं कि जब आप लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो बहुत सारी रास्ते में बहुत सारी परिस्थिति क्रिएट होती है। शायद उसी की वजह से जो है संजय यादव जी वहां पर जो राज्यसभा सदस्य उनके हैं, उनकी पार्टी के, उनके दल के हैं, ये होना चाहिए। और दूसरी बात, एक बड़ा अफसोस लगता है जब ये कह के बात आती है कि यहाँ वाला संजय यादव, हरियाणा वाला संजय यादव, उत्तर प्रदेश वाला फला। भाई साहब, वो हमारे शाहन जी, देखिए, राजनीतिक विश्लेषक ने भी ये बात कही कि किन परिस्थितियों में रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, इसका भी जवाब दे दीजिए, क्योंकि देखिए ट्वीट तो किया गया है, सवाल भी लगातार उसको लेकर जो है बने हुए हैं, विश्लेषण का विषय ये बताया जा रहा है। शाहन जी, देखिए मैडम, मैंने आपको बहुत स्पष्ट और बहुत क्लियर बोला कि हमारी पार्टी और हमारे लिए ये मुद्दा नहीं है। हमने ये बोला कि हमारी पार्टी ने एक मैसेज देने का कोशिश किया है, और एक मैसेज दिया है कि हमारी पार्टी में सभी लोगों का उचित सम्मान है, और हम एक समावेशी परिवार बनाकर चलने का प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग चलते हैं। हमारी पार्टी में जिस सीट की आप चर्चा कर रहे हैं, उस पे संजय यादव जी भी बैठे, उस पे हमारी रेखा पासवान जी बैठी, उस पे हमारे दलित एमएलए भी बैठे, और आज हमारे सबसे सीनियर लीडर अली अशरफ फातमी जी, फाउंडर मेंबर अली अशरफ फातमी जी भी बैठे। तो उस पे कोई चर्चा करने का विषय नहीं था। और मुझे लगता है कि हमारे लिए सब लोग बराबर हैं, और हम सब लोगों को आगे लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो नई सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं, उसको पूरे बिहार की जनता ने सराहने का काम किया है। आज तेजस्वी यादव जी की जो लगातार यात्रा चल रही है, और उसमें जो जन सैलाब उमड़कर चला आ रहा है, उस जन सैलाब से ये तय हो गया है कि बिहार की जनता अब त्रस्त हो चुकी है। एनडीए की सरकार का ये अभी जो है अंतिम समय है, और ये तय हो गया है कि इस चुनाव के बाद एनडीए की सरकार नहीं रहेगी। मुद्दों पर बात नहीं हो रहा है, लगातार छात्रों पर लाठियां चल रही है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, अन्य वर्गों के कर्मचारियों के ऊपर आंदोलन खड़ा हो रहा है। अभी 4 दिन पहले
पूर्व सैनिक लोगों का 10 जत्था जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को घेरने का काम किया। वहां पे उनके साथ बदसलूकी हुई, लाठियां चलाई गई। तो जो सैनिकों के खिलाफ भी ये सरकार काम कर रही है, शिक्षकों के खिलाफ काम कर रही है, आशा वर्करों के साथ काम कर रही है, ममता वर्कर के साथ अन्याय कर रही है। तो अनेक प्रकार की बातें हैं। और दूसरी बात कि हमने आपको गिनाया कि इसी पटना में अभी बारिश का मौसम है और पूरे बिहार के अंदर बाढ़ का एक बड़ा प्रभाव अभी दिखाई देता है। 20 सालों से एनडीए की सरकार है बिहार के अंदर, बाढ़ का कोई अस्थायी समाधान आज तक नहीं हो पाया। आधा बिहार हमारा बाढ़ से प्रभावित होता है, पूरा सीमांचल कोसी का एरिया बाढ़ से प्रभावित होता है। 20 सालों में सरकार के पास कोई जवाब नहीं है कि इस बाढ़ का समाधान क्या है। हर साल लोग अपनी संपत्ति को अपनी आंखों से डूबते हुए देखते हैं और हम मीडिया में बैठ के उसका फोटो और तमाशा देखकर ताली बजाते हैं। तो हम लोगों को अब शायद इन लोगों को जवाब देने का समय आ गया है और वो जवाब देने का एकमात्र माध्यम है कि हम लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं इस सरकार के खिलाफ और बड़े स्तर पे। और एक मास एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। सरकार हर एक मुद्दे पर विफल हो चुकी है। सरकार के अंदर से अपराध अनियंत्रित हो रहा है। सड़क चलते बड़े व्यापारियों का, बड़े अस्पतालों के अंदर से गोलियां चल रही है, हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है। चलिए ठीक है शाहीन परवेज जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहता है। आप विपक्ष में आप आरोप लगाएंगे, ठीक है, आपकी बात को सुन। 4 करोड़ का घोटाला आप नहीं दिखा पाएंगे। आपने मुद्दा नहीं उठाया। बिहार के अंदर सीओजी का रिपोर्ट है कि 72,000 करोड़ का बिहार सरकार ने घोटाला किया, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। मुझे अफसोस है इस बात की, मुझे अफसोस है इस बात का कि आज भागलपुर के अंदर 1 रुपए के रेट के हिसाब से अडानी जी को लाखों हजारों बीघा जमीन जो है वो अलॉट कर दिया गया। आज उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। आपकी बात को पूरी तरीके से सुन लिया गया है। ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी बात को सुन लिया गया। फिरोज मंसूरी जी, किस तरीके से राजनीतिक विश्लेषण है, आप किस तरीके से विश्लेषण करेंगे? क्योंकि देखिए विपक्ष में है, आरजेडी तमाम आरोपों के साथ रहती है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन तस्वीरें बिहार से कुछ और आती हैं, ये भी कहा जाता है। लेकिन बिहार की राजनीति पर भी फोकस करना मुख्य हो जाता है, क्योंकि बिहार की राजनीति भी जो है दिलचस्प होती हुई यहाँ पर नजर आ जाती है। क्योंकि आरजेडी में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, ये भी तस्वीरें हैं, लेकिन जिस तरीके से मुद्दा बनाया जा रहा है कि बिहार में चुनाव है और बिहार की जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आ रही है, छात्रों पर लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे और किस तरीके से विश्लेषण करेंगे फिरोज मंसूरी जी? देखिए शिवांगी जी, बिहार में एक बहुत अच्छी बात हुई है कि बिहार में डेवलपमेंट को मुद्दा बनाया जा रहा है। हाँ। और डेवलपमेंट को मुद्दा बनाने का मतलब उनके केंद्र में कौन है? बिहार में 2005 के बाद नीतीश कुमार की सरकार बनी। अब लगातार देखिए, लगातार काम करना यहाँ पर शुरू हुआ। और कैसे काम हुआ? एजुकेशन के क्षेत्र में काम हुआ, रोजगार के क्षेत्र में काम हुआ, सड़क, बिजली, पानी, तमाम तरह की चीजों को एक बिखरे हुए, गुजरे हुए बिहार को संवारने में निश्चित तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री ने पहल किया है, काम किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तेजस्वी यादव जी मुद्दे जो उठा रहे हैं वो इग्नोर करने वाले मुद्दे हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा तमाम राजनीतिक दलों को कि आपने पहली बार बिहार में मुद्दे आधारित राजनीति किए। इससे पहले कुछ और राजनीति होता था, कभी भी उस तरह की राजनीति नहीं होती थी। लेकिन केंद्र में कौन है? केंद्र में नीतीश कुमार है। आज नीतीश कुमार, अब देखिए जिस छात्र की बात हो रही है, लगातार लोगों से लोग डिमांड कर रहे हैं, तो भाई डिमांड तो उन्हीं से करेंगे ना जो पूरा करता है। अब देखिए बिहार में लगातार रोजगार, लगातार शिक्षक, TR1, TR2, TR3 और उसके बाद तमाम संविदा कर्मी, तमाम लोगों की नियुक्ति। जिस राजद के जिस प्रवक्ता साहब कह रहे हैं कि पुलिस वाले जो है वो आर्मी के जवान जो है बीजेपी कार्यालय को घेर रहे थे, तो भाई वो सैप के जवान को भी नियुक्त नीतीश कुमार ने किया था। नीतीश कुमार जी बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को सीधा करने के लिए, ठीक करने के लिए सैप के जवानों को और तमाम वो जो हमारे पूर्व सैनिक थे उनको उन्होंने सम्मान देने का काम किया। ठीक है, संविदा कर्मी है, जो डिमांड है, बिहार की जो रेवेन्यू है, जो आय है, उसके हिसाब से उनको जो देनी चाहिए थी या जिस प्रकार से केंद्र सरकार से जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, वो एक विषय है। लेकिन रोजगार के सवाल को, शिक्षा के सवाल को, सड़क, पानी, बिजली के सवाल को, मुद्दे आधारित राजनीति जो है वो बिहार में हो रहे हैं। ये बिहार की जनता के लिए शुभ संकेत है। मैं मानता हूं कि आज अगर डेवलपमेंट बिहार में नहीं होता तो क्या प्रतिपक्ष के नेता ये सवाल उठा रहे होते क्या? लेकिन बिहार में डेवलपमेंट हुआ और लगातार डेवलपमेंट हुआ है। ये अलग बात है कि उस डेवलपमेंट में प्रतिपक्ष के नेता की भी भूमिका है।
मैं इग्नोर नहीं करता हूँ। 17 महीने की फिरोज सरकार मंसूरी उनकी जी विपक्ष के नेता उनके तो आरोप सहयोग से लगा रहे बनी। हैं कि डेवलपमेंट बिहार में देखने को नहीं मिलता है, बारिश होती है तो नहीं, बाढ़ वो की देखिए, तस्वीरें आ जाती हैं। अगर वो ये बात कहते हैं तो फिर वो 17 महीने की सरकार में जो डेवलपमेंट था, क्या वो इनसे वो इग्नोर कर देंगे? क्या वो इनकार कर देंगे? क्या वो तो बार बार कहते हैं कि चचा के पास पैसा ही नहीं था, लेकिन वही चचा लगातार रोजगार दे रहे हैं, वही चचा लगातार जो है नौकरी दे रहे हैं, वही चचा लगातार छात्रों की चिंता कर रहे हैं, वही चचा आप देखिए, आपके ही चचा भाई तेजस्वी जी के ही चचा जी है ना, तेजस्वी जी के ही चचा जी ने लगातार छात्रों को रोजगार देने का काम किया, उनका अभी देखिए लोन माफ कर दिया, तो इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, मैं तेजस्वी जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने राजनीति को मुद्दा बनाया, मुद्दे आधारित राजनीति बनाया और लगातार ईमानदारी से आप जनता से संपर्क कर रहे हैं। ये अलग बात है कि जनता क्या निर्णय लेगी 2025 में, लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश कुमार के डेवलपमेंट को इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं। शिवांगी जी, चलिए ठीक है अरविंद जी, आपका रुख करूंगी। देखिए, आपकी पार्टी शुरू से परिवारवाद पर वार करती हुई आई है, लेकिन आरजेडी से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि उनका परिवार ही एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ खड़ा हुआ है, जिस तरीके से आप परिवारवाद पर हमला करती रही है आपकी पार्टी, क्या कहेंगे आप अरविंद जी? ये तो बेहतर आपके चैनल देखने वाले दर्शक और जितने भी हम सब प्रवक्ता बैठे हुए भली भांति समझ रहे हैं। हमें लगता है कि इस पर बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं, मूक होकर भी सारी बातों को समझा जा सकता है कि कैसे परिवार बिखर रहा है, कैसे क्या हुआ। देखिए, सत्ता के केंद्र मानकर चलना तो और परिवार में आपसी वैमनस्य तो होगा ही, किसी को ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा, तो ये उनकी है। लालू धृतराष्ट्र हो गए हैं, एक बच्चे को देख रहे हैं दूसरे को नहीं देख रहे, ये उनका आंतरिक मामला है। मैं बहुत नहीं जानना चाहूंगा, लेकिन बहुत अच्छी सोच है कि हम सब कम से कम बिहार में आज वो स्थिति बन गई है 2005 के बाद कि आज बिहार में पटना से 2 घंटे 3 घंटे के अंदर बिहार के किसी कोने में आप रात को भी, यहाँ से 2 बजे रात को भी पटना से निकल सकते हैं, आपके अंदर भय की वातावरण नहीं। ये परसेप्शन बिहार में कायम हुआ है और इसको गोली किसको लोगों कहाँ ने चल रही है? हत्या खेमका जी की गांधी मैदान में हो जा रही है, बेशर्मी के साथ कह रहे हैं निकल सकते हैं। आप रोक दीजिएगा, गांधी मैदान में हो जा रही है। चैनल पे डिबेट देखिए, भारत जैसे अगर सच्चाई है बोलने की हिम्मत है तो जब रोक ही नहीं पाएंगे, सच्चाई बोलने की हिम्मत है तो क्यों बैठे हैं? सच्चाई बोलने की हिम्मत है। रोक ही नहीं पाएंगे तो निकम्मे लोग सरकार में क्यों बैठे रहेंगे? 15-20 साल में जब रोक ही नहीं पाएंगे, अपराध पे नियंत्रण ही नहीं है, ये शब्द प्रवक्ता का बीजेपी के रोक नहीं पाएंगे। जब रोक नहीं पाएंगे तो निकम्मापन बन के निकम्मे लोग सरकार में क्यों बैठेंगे? लॉ एंड ऑर्डर जब चल नहीं पाएगा आपसे तो सरकार में क्यों रहेंगे? क्यों आपको बिहार की जनता ने सरकार सत्ता इसलिए सौंपा था जो बन गया था बिहार में रुक गया, नहीं रोक पाएंगे। बोलने की हिम्मत चाहिए जी, आज अपहरण नहीं हो रहा है, बोलने का आप नहीं बोल पाइए। आज अपहरण नहीं हो रहा, गाय पर कटहरा लिखने, गाय पर लेख लिखने चले। का डेटा कह रहा है कि बिहार में अपराध चरम पर चला गया। सुन रही है, बिहार में अपराध चरम पर चला गया। चलिए ठीक है शाहन जी, अरविंद जी, समय का अभाव है, आखिरी प्रतिक्रिया संतोष जी से लेंगे। संतोष जी, आखिरी प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण जी। मैं तो सभी जो भी प्रवक्ता बैठे हैं और जो अपने डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी बैठे हैं, इन्होंने वो बहुत अच्छी बात कही और मैं इनकी बात का कई चीजों का समर्थन करता हूं कि हाँ, तेजस्वी जी ने जो मुद्दे उठाए हैं और हमारे जो कांग्रेस गठबंधन ने जो मुद्दे उठाए हैं वो बिल्कुल सही मुद्दे उठाए हैं। लेकिन कई चीजें जो डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी बोल रहे हैं कि ये 15 और 20 साल में जिस तरीके से वो चिल्लाते आए थे कि हमने बिल्कुल बिहार का बिल्कुल अलग अंदाज में विकास किया है, ऐसा नहीं है। अगर हम किसी घर की जो 10वीं मंजिल को अपन देखते हैं ना, तो उसके नीचे फाउंडेशन कितना है ना, वो भी देखना पड़ेगा। तो लालू जी ने, कांग्रेस ने एक फाउंडेशन तैयार किया और फिर उस पर जो रंग रोगन करने का काम जो कर रहे हैं ना, हमारे जो दल बदलू हर 6 महीने में, 1 साल में, जिस तरीके से किसी गोद में कभी मोदी जी की, कभी राहुल गांधी जी, कभी तेजस्वी जी की, उन्होंने पूरा अपना जो 10 से 15 साल है ना, 20 साल वो इसी में निकाल दिए। विकास के नाम पे कुछ नहीं किया है, क्योंकि अब जनता वहां पे, आज देखिए हमारे जो गठबंधन के लोग हर जिले में जा रहे हैं तो कितनी भीड़ उमड़ रही है, लोग आगे से आके स्वागत कर रहे हैं,
क्योंकि वहां जनता परिवर्तन चाहती है। ठीक है संतोष जी, जनता क्या परिवर्तन चाहती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।